एसिड बेस फिजियोलॉजी। एसिड फेस फिजियोलॉजी में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर सोडियम, आपकी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल्फ इज अ एसिड। क्लियर? कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलोसिस या कंपनसेटरी मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस या कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये चीज़ें जो है वो कब हो रही हैं। पहले देखते हैं कि आपको एक चीज़ का समझ आना चाहिए कि व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच रेंज, कि आपकी जो हमारी बॉडी है उसके अंदर आपकी नॉर्मल पीएच क्या है। पीएच लेस देन 7.35 इज़ एसिडीमिया, पीएच मोर देन 7.45 इज़ अल्कलीमिया। अगर एसिडीमिया है या अल्कलीमिया है तो एक्चुअल ब्लड लॉस है, एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है तो वो क्या है, प्रोसेस हो रहा है अभी। यानी अगर पेशेंट में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है या रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस है, दोनों हो सकते हैं, बट एक्चुअल पीएच जो सा होता है वो एंड अप होता है नॉर्मली। ठीक है। कॉमनली जो प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर है उसके अंदर पहला जो सा है वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में वो कहता है कि पीएच आपकी कम हो रही है, एसिडोसिस है, तो पीएच लेस देन 7.35 इज़ एसिडिक, यानी कि H प्लस आपका ज़्यादा हो रहा है और पीएच आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कम और बाइकार्बोनेट भी कम। आप कहेंगे यार एसिड कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है ना। ठीक है। कंपनसेशन में वो कह रहा है कि हाइपरवेंटिलेशन है। अब आपने ये समझना है कि प्राइमरी प्रॉब्लम है क्या। मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में जो प्राइमरी मसला है वो आपका बाइकार्बोनेट का। अगर बाइकार्बोनेट कम है तो वो आपका रिलेट करेगी मेटाबॉलिकली काज, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मसले आ रहे हैं तो वो रिलेट करेगी रिस्पायरेटरी काज, आइदर एसिडोसिस और अल्कलोसिस। क्लियर? अब इसके अंदर जब आपका बाइकार्बोनेट कम होता है, ठीक है ना, यानी कि बाइकार्बोनेट आपकी क्या है, बेस है ना। ठीक है। जब वो आपकी बॉडी के अंदर बेस कम हो जाए तो एसिड क्या हो जाता है, ऑलरेडी बढ़ जाता है किसी भी वजह से। ठीक है। तो जब एसिड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आपकी जो लंग्स हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से ज़्यादा, क्यों, H प्लस तो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ रहा है, एसिड तो बढ़ रहा है। अब उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारे लंग्स होते हैं वो फास्ट ब्रीथिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, हवा को बाहर निकालना स्टार्ट हो जाते हैं कि हवा बाहर निकालेंगे। अब इन कंडीशन के अंदर हम पता क्या कर रहे होते हैं, शापर डाल देते हैं ताकि जो पेशेंट है वो तेज़ी से सांस ले। जब वो डीप ब्रीथिंग और फास्ट ब्रीथिंग करता है या हाइपर वेंटिलेट करता है तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑलरेडी कम हो जाती है। जब वो ऑलरेडी कम हो जाती है तो एसिड का जो बर्डन होता है वो आपको क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल क्या है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो केटोन्स फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाती है और एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी पड़ी होती है, तो इसलिए फिर हम इन पेशेंट्स को फास्ट ब्रीथिंग या डीप ब्रीथिंग का कहते हैं कि करो, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मल ब्रीथिंग जो हम डायबिटिक एसिडोसिस के अंदर करवाते हैं बिकॉज ऑफ कंपनसेशन। फिर आ जाता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब इसके अंदर बेस आपका ज़्यादा है, एसिड कम हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो बेस है वो जब ज़्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं अल्कलीमिया। अब इसके साथ कंपनसेट कौन कर रहा होता है, बॉडी ट्राइज टू रिटेन एसिड बाय रिटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन क्या है कि ब्रीदिंग थोड़ी थोड़ी तो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अप हो जाए, यानी कि एसिड का लेवल अप हो जाए। तो कंपनसेशन जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाइपोवेंटिलेशन से फिर ऑक्सीजन को भी मसला जो है वो हो जाता है। इसलिए आपको जो है वो क्या देखना होता है, नॉर्मली रह के करना होता है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर आपने जो पेशेंट है उसके अंदर आपने एक तो स्लो सांस लेना होता है, और आपने जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है। ये दोनों आपके SCO3 के पार्ट हुए ख़त्म, अब आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। अब SCO3 ने कंपनसेट करना है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा था, अब यहाँ पे SCO3 ने करना है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर वो कहता है कि आपकी एसिड है तो pH कम है, बस माइंड में बात होगी। इसके अंदर एसिड है तो एसिड बड़ा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो बड़ी होगी, और वो कहता है कि इसके अंदर बाइकार्बोनेट भी बड़ा हुआ है, यानी कि आपकी जो रिनल कंपनसेशन के लिए आपकी जो HCO3 है उसकी जो सी रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है SCO3 की रीअब्जॉर्प्शन। प्राइमरी मसला क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, किस वजह से, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से हो सकती है, या वेंटिलेशन फेलियर की वजह से भी हो सकती है। उसकी वजह से आप कम सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही हो। फॉर एग्जांपल COPD का पेशेंट है, सांस कैसे ले रहा होता है, या सीवियर अस्थमा का पेशेंट है, सांस कैसे ले रहा होता है, जोर मतलब रुक के, या अपॉइड ओवर यूज़ है, ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, CNS डिप्रेशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रहा होता है।
उसको कंपनसेट करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब लंग्स अकोमोडेट कर देती है तो उसकी वजह से जो आपका बाइकार्बोनेट है उसकी रिअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है और एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा, मतलब एसिड की एक्सक्रीशन H+ की एक्सक्रीशन ज़्यादा, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट आवर्स टू डेज, क्योंकि किडनी जो है टाइम लगाती है टू द रिअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए इसके अंदर क्या कर होता है, रीनल कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंपनसेट कर जाता है, तो रीनल कार्बन आपका बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाता है। रेड का मतलब है कंपनसेशन। अल्कलोसिस के अंदर क्या होता है, पीएच ज़्यादा यानी कि एसिड कम, और इसके अंदर आपका जो बाइकार्बोनेट है वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब एसिड कम है और बाइकार्बोनेट यहाँ पे ज़्यादा हो जाए तो आप मुझे बताएं कि आपकी अल्कलोसिस होना स्टार्ट नहीं हो जाएगी मज़ीद। इसीलिए क्योंकि बेस है ना बाइकार्बोनेट, तो इसीलिए आपको जो किडनी है कंपनसेशन में आपको जो बाइकार्बोनेट है वो आपका ज़्यादा ज़्यादा क्या कर रहा होता है, रिलीज एक्सक्रीट करवा रहा होता है, बाइकार्बोनेट को वेस्ट करवा रहा होता है। तो जब बाइकार्बोनेट यूरिन के अंदर ज़्यादा ज़्यादा जाता है या उसकी जो रिअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो किडनी रीनल है वो कंपनसेशन में क्या कंपनसेट कर रही होती है बाय द रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट, तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम भी लगता है। सो दीज ऑल आर दी इम्पॉर्टेंट रूल फॉर एसिड एंड बेस। याद रखें, आपने ROME के नाम से चीज़ याद रखनी है, ROME यानी कि रिस्पायरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, रिस्पायरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। यानी कि रिस्पायरेटरी अपोजिट का क्या मतलब है, पीएच, और रिस्पायरेटरी अपोजिट इसका क्या मतलब है, पीएच एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट डायरेक्शन। पीएच कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। यहाँ देखो, यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ, अपोजिट है ना, पीएच कम कार्बन डाइऑक्साइड भी कम, पीएच ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा। रिस्पायरेटरी के अंदर ये रिस्पायरेटरी पढ़ रहे हैं ना, रिस्पायरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। रिस्पायरेटरी में पीएच कम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, पीएच ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम। तो रिस्पायरेटरी काज के अंदर हमारा पीएच और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट करता है। मेटाबॉलिक इक्वल रोम के नाम से मैंने आपको बताया। मेटाबॉलिक इक्वल में क्या है, पीएच एंड HCO3 सेम डायरेक्शन, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि जब आपका रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है तो आपका पीएच कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, विच इज़ अपोजिट। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में आपका अपोजिट होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर पीएच डाउन, HCO3 भी डाउन, मेटाबॉलिक होता है तो SC भी डाउन और HCO3 भी डाउन, और आपका पीएच भी अप और HCO3 भी अप अल्कलोसिस के अंदर। क्लियर? एक मिनट, इसके अंदर ना दो चीज़ें आपने याद रखनी है, विच इज़ एंडरसन हेज़लबैग इक्वेशन। अब ये सिर्फ आपने सिंपली याद रखना है कि HCO3 ज़्यादा, पीएच भी ज़्यादा, HCO3 कम तो पीएच भी कम। मतलब कि आपकी जो हेंडरसन हेज़लबैग इक्वेशन है वो आपकी ये कहती है कि आपका जो पीएच है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो के ऊपर। लेकिन अगर HCO3 ज़्यादा तो पीएच भी ज़्यादा हो जाती है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और बाइकार्बोनेट कम तो आपकी पीएच भी कम हो जाती है, ठीक है। फिर वो कहता है विंटर्स फार्मूला। विंटर फार्मूला के अंदर आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कंपनसेशन आपने चेक करनी होती है कि कंपनसेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अब ये फार्मूला दिया हुआ है कि पीएच इज इक्वल टू 1.5। अब इसके अंदर हमने वैल्यू ऐड करनी है कि 1.5, फॉर एग्जांपल HCO3 की वैल्यू है 12 प्लस 8 प्लस माइनस 2। अब इसका क्या बनता है, 18 प्लस 8 मतलब 1.5 इंटू 12, और यहाँ से क्या बना 8 प्लस माइनस 12। अच्छा, फिर ये बन गया 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस 2। अब एक्सपेक्टेड PCO2 कितना होगा यहाँ पे 24 टू 28। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर PCO2 प्रोडिक्टेड PCO2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आपके जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो ऑफ नहीं कर रहे। इट इज़ अ कॉन्कोमिटेंट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। लेकिन अगर मैयड कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्रोटेक्टेड से कम है तो इसका मतलब यह है कि लंग्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लो ऑफ कर रहे हैं। इट इज़ अ कॉन्कोमिटेंट रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। और अगर मैयड और प्रोडिक्टेड सेम है तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद अप्रोप्रिएट रिस्पायरेटरी कंपनसेशन जो है वो चल रही है, ठीक है। कि आपको कंपनसेट करने के लिए जो है वो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड है और मैयड कार्बन डाइऑक्साइड है और प्रोटेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी सेम जा रही है। क्लियर? सो दिस ऑल इज़ क्या कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये चार चीज़ें जो है वो आपने नहीं भूलनी। क्लियर? ये आपने चार चीज़ें नहीं बोलनी। फिर आ जाता है एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। अब एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस के अंदर मैंने आपको पीछे बताया कि लेस देन और मोर देन। कि लेस देन अगर है तो एसिड, मोर देन है तो अल्कलाइन, यानी कि एसिडीमिया एंड अल्कलीमिया। अब हमने
एसिडीमिया को भी मज़ीद देखना होता है कि एसिड के अंदर आइदर मेटाबॉलिक है या रिस्पायरेटरी है, ठीक है। यानी कि हमने भी तो इन चीज़ों को देखना होगा ना कि आइदर क्या कहते हैं अपना एसिडोसिस प्राइमरी रिस्पायरेटरी है या फिर आपका मेटाबॉलिक है। अब इसके अंदर अगर मोर देन 45 है तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, अगर SCO3 लेस देन 20 है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर हो गया। पीएच इसमें कम होगी एसिड के अंदर। वो कहता है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर आपको कौन सी कंडीशन में मिलती है? हाइपोवेंटिलेशन है, यानी कि हाइपोवेंटिलेशन में अगर आपकी एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको अस्थमा है या आपके जो एयरवेज हैं वो ब्लॉक हो गए, COPD हो गया, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो उसमें आपकी क्या हो जाती है? हाइपोवेंटिलेशन। एक्यूट लंग डिजीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि COPD, जिसके अंदर आपकी एयर ऑब्स्ट्रक्शन एयरवेज जो होता है वो आपको हवा जो आप सांस मुश्किल से लेना स्टार्ट हो जाए, या एक्यूट लंग डिजीज़। क्रोनिक लंग डिजीज़, अपॉइड सेडेटिव्स वगैरह, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अपॉइड सेडेटिव, CNS सप्रेशन, यानी कि जो भी चीज़ें रिस्पायरेटरी की जो ड्राइव है उनको जो रिस्पायरेटरी आपकी ड्राइव है उसको डिप्रेस करें, उनको उसकी वजह से क्या हो सकती हैं? हाइपोवेंटिलेशन। वीकनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी मसल, जहाँ से आप सांस लेते हैं, यानी कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हो गया, रिस्पायरेटरी मस्कुलर डिजीज़ है, उसके अंदर भी आपको हाइपोवेंटिलेशन क्या कहते हैं अपना देखने को मिलती है, यानी कि पेशेंट नॉट ब्लोइंग ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल रहा। फिर आ जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चेक एनायन गैप, मतलब कि आपने एनायन गैप को चेक करना है, उसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम माइनस क्लोराइड इंटू बाइकार्बोनेट। फॉर एग्जांपल इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है अराउंड 8 to 12, नॉर्मल एनायन गैप की, याद रखें नॉर्मल एनायन गैप की क्या होती है? 8 to 12। अब ये बनाता क्या है, ये बनता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है? ये आपके ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा अनमेजर्ड एसिड जो है वो अकोमुलेट जो होता है वो होता है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के दो ग्रुप्स होते हैं, नॉर्मल तो 8 से 12 है ना वैल्यू, वो कहता है अगर लेस देन मोर देन 12 है तो वो है इंक्रीज एनायन गैप, यानी कि आपका एनायन गैप रिलीज़ हो गया। लेकिन 8 to 12 है तो वो क्या है? आपका नॉर्मल एनायन गैप। हाई एनायन गैप में आपने नमूनिक क्या रखना है? गोल्ड मार्क, यानी कि ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस में हमने क्या देखना है कि इथाइलिन ग्लाइकोर और प्रोपाइलिन ग्लाइकोर, यानी कि इसकी जो है वो ब्रेकडाउन जो सी है वो आपके एनायन गैप को, जो एनायन गैप होता है ना, इंक्रीज एनायन गैप, इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मली एसिड है ना वो तो है जो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं और से अक्टोपिकली मतलब ये यूज़ कर रहा हूँ कि ये मोस्टली यूज़ होता है कि कहीं और से भी जो आपका एसिड है वो इसके अंदर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी कि नॉर्मली तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिड है वो बढ़ रहा है, या किसी और तरीके से आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जो सा है वो बढ़ रहा है। अब लैक्टिक एसिड भी बन रहा है, लेकिन ऊपर से आप जो सा होता है वो आप क्या कहते हैं आपकी जो ग्लाइकोज है उनकी भी जो है वो ब्रेक डाउन हो रही हो, ठीक है, या साथ साथ आप एस्पायरिन भी यूज़ कर रहे हो। अब तीन चीज़ें जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो एडिशनली आप जितने भी एसिड यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से आपके अनायन गैप जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। चाहे 12 है तो आप तीन चीज़ें यूज़ करें वो 16 पे चली जाएगी, 16 से 18 पे चली जाएगी, और उसी रीज़न की वजह से हमने उन चीज़ों को कम करना होता है, ठीक है। तो हमने इन सारी चीज़ों में ये आपके एडिशनल एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अकोमुलेट होते हैं। लैक्टेट है, यानी कि लैक्टिक एसिड है, डी लैक्टेट है, ये डी लैक्टेट है जो आपकी बॉडी के अंदर एक्सोजीनियस हम लैक्टिक एसिड या शॉर्ट बॉल जो कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो दे रहे होते हैं। मेथनॉल है विच इज़ अल्कोहल के हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं। एस्पेरिन जो होता है वो यूज़ करने की वजह से, रीनल की वजह से जिसके अंदर एसिड जो है वो अकोमुलेट हो जाता है, केटोन्स की वजह से जिसके अंदर हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस, या हमें जो है स्टार्वेशन कीटोएसिडोसिस जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो है ये एनायन गैप का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ये एसिड्स हैं वो SCO3 को कंज्यूम करती हैं, ठीक है ना, SCO को क्या कर रही होती हैं? कंज्यूम करती हैं, और बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या कर रही होती हैं? गिराती हैं, ठीक है ना। और इनका जो आयनान पोर्शन होता है वो ब्लड के अंदर ही रहता है, यानी कि इसके रिजल्ट में आपका जो आयनान गैप है वो क्या कर जाता है? रिलीज, यानी कि हाई आयनान गैप इज इक्वल टू एसिड एडिड। बाइकार्बोनेट ठीक है, वो आपकी जो आपकी बॉडी है वो कर रही है, लेकिन एसिड की जो अमाउंट है वो ऑलरेडी जो हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रही हैं? बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली आपको पता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या लैक्टिक एसिडोसिस या मेथनॉल वगैरह हो, उसके अंदर हमारी ये चीज़ें जो है वो हम देखें। नॉर्मल एनायन गैप में आपको पता है आपका स्पाइनोलेक्टोन है, शॉर्ट्स के नाम से अपने याद रखना है, हाइपर कोलेस्टेरोनीमिया है, एडिसन्स डिजीज़ है, ये रीनल ट्यूबरोसिस है, डायरिया है, सिनाइल इन्फ्यूजन है। इसके अंदर जो आपका बाइकार्बोनेट है वो लूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना, और क्लोराइड जो है उसकी जगह पे जो होता है वो बढ़ रहा होता है, यानी कि आपका SCO3 का लॉस हो रहा होता है, और जो आपका क्लोराइड है वो उसकी जगह पे आपका ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि इन दिस कंडीशन देयर इज़ हाइपर
क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो नॉर्मल अनआयन गैप में क्या होता है, बाइकार्बोनेट जा रहे होते हैं, अगर एक जा रहा है और क्लोराइड उसको क्या कर रहा होता है, रिप्लेस कर रहा होता है। डायरिया के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी तो उसके अंदर आपका क्या हो जाता है, बाइकार्बोनेट खत्म और उसको क्लोराइड कौन सा होता है, डिकम्पनसेट मतलब कंपनसेट कर रहा होता है इन कंडीशन के अंदर। बस इन डिजीज़ को आपने इस तरीके से याद रखना है कि एसिड आपका बाहर जाना चाहिए और क्लोराइड को उसको रिप्लेस करना चाहिए। फिर आ जाता है आपका रिस्पायरेटरी ये ब्रांच शू के ऊपर अल्कलीमिया। अब उसके अंदर क्या है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो है तो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, अगर ज़्यादा है बाइकार्बोनेट ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। यानी कि अल्कलोसिस क्या है कि जब पीएच आपकी क्या हो, ज़्यादा हो। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस के अंदर वो कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन, आप ज़्यादा सांस ले रहे हैं। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस ज़्यादा सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहे हैं, बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाता है, तो उसकी वजह से आपको क्या हो रहा होता है, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। एंजाइटी या पैनिक अटैक्स, उसके अंदर ऑक्सीजन कम, हाइपर वेंटिलेशन। पल्मोनरी हाइपोक्सीमिया या हाई एल्टीट्यूड, जब हम ऊपर जाते हैं, आपको पता है कि हम जब पहाड़ों की बुलंदियों पर जाते हैं तो हमें सांस बहुत जो होता है, हम ज़्यादा ले रहे होते हैं, हमें मतलब सांस चढ़ रहा होता है, जैसे हम कहते हैं सांस चढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी। सैलिसाइक्लेट्स अर्ली ऑन, हम जो है वो आपके डायरेक्ट रिस्पायरेटरी सेंटर है उनको जो है वो स्टिमुलेट कर रही होती है। ट्यूमर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्रेगनेंसी, इन सारी चीज़ों के अंदर आपकी क्या हो रही है, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस यानी कि हाइपर वेंटिलेशन की स्टेट होती है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर हमने चेक करना होता है यूरिन क्लोराइड लेवल। अगर यूरिन का जो क्लोराइड है इन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, अगर सेलाइन जो है वो रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर आपका यूरिन का जो लेवल है वो मोर देन 20 है, इसका मतलब है जो सेलाइन है वो क्या है, रेजिस्टेंट। अगर लेस देन 20 है तो सेलाइन क्या है, रिस्पॉन्सिव। अब सेलाइन रिस्पॉन्सिव क्या है, सेलाइन रेजिस्टेंट क्या है, वो हम देख लेते हैं। सेलाइन रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है अदर वॉल्यूम और रिसेंट लूप थायराइड डायरेक्टिक या एंटासिड्स है, यानी कि आपका जो HCl है वो आपका जो स्टोमिक है वो आपका जो वॉल्यूम है ना वो कम हो रहा है। यानी कि सेलाइन रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है कि आपका जो बाइकार्बोनेट है वो आपका यहाँ से लॉस हो रहा है, यानी कि HCl जो है वो आपका स्टोमिक से आउट जा रहा है, क्लोराइड है उसका जो है वो लॉस हो रहा है, वॉमिट की बाइकार्बोनेट बाहर, आपका क्लोराइड बाहर, वॉल्यूम की डिप्लेशन होना स्टार्ट हो जाना। ठीक है ना, इसलिए जब हम यहाँ पे नॉर्मल सलाइन देते हैं पेशेंट को तो ये क्या हो जाता है, इंप्रूव कर जाता है। सलाइन रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है, इधर हाइपर अल्डोस्टेरोन जिसके अंदर आपका सोडियम ज़्यादा है, हाइपर अल्डोस्टेरोन ज़्यादा तो वाटर भी ज़्यादा। ठीक है, वाटर सिंड्रोम क्या था कि आपकी बॉडी के अंदर सेम वही कंडीशन, सोडियम ज़्यादा, आपकी बॉडी के अंदर वाटर जो होता है वो जो वो बिल्टअप जो होता है वो होता रहता है। ठीक है, जेटलमैन सिंड्रोम, करंट लूप या थायराइडाइटिस, सारी ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी जो है वो जो किडनी है उसकी एक्टिविटी जो है वो क्लोराइड को जो है वो वेस्ट कर रही हो और मिनरल कॉर्टिकॉइड यानी सोडियम को जो है वो एक्टिवेट कर रही हो, उसके अंदर हम जो होता है हम देखते हैं कि इसमें अगर हम सलाइन दे दें तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर जो है वो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो बॉडी जो है वो ओवरलोड हो चुकी है, तो उसकी वजह से हम जो है सेलाइन जो होता है वो क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। ठीक हो गया। फिर आ जाता है आपका, अभी आपको मैं ये पूरा एक ग्राफ है जिसको हम बफर या डेवनपोर्ट लाइक ग्राफ हम इसे कहते हैं। अब ये खैर आपको इतनी कोई समझ नहीं आनी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि अनायन गैप कैसे बढ़ता है और ये किसी वजह से होता है, हाइपर वेंटिलेशन क्या होती है, सलाइन रेजिस्टेंट जो होता है वो क्या होती है। बस आपने ये चीज़ें जो है वो अपने याद रखनी है। लास्ट टॉपिक आई थिंक, हाँ लास्ट टॉपिक इज रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अकॉर्डिंग टू मेडिसिन इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ट्यूब्यूल है उसमें जो किडनी है वो प्रॉपरली जो है वो एसिड को सिक्रेट ना कर पा रही, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर HCO3 प्रिजर्व हो रहा हो किसी भी वजह से। नॉर्मल अनायन गैप में आपका जो बाइकार्बोनेट होता है वो लो होता है, क्लोराइड हाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही होता है, वो क्लोराइड हाई हो जाता है, बट इट इज़ अ हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किसी के अंदर आपका HCO3 जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑलरेडी जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। RTA1 ये नहीं पढ़ देना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA2 और RTA4। खैर ये कहानी है RTA के ऊपर, तो ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। खैर डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 वो कहता है इनएबिलिटी ऑफ अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स टू सिक्रेट H+। मैंने आपको बताया था कि जो आपके कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उसके अंदर आपके 3 किस्म के सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल, अल्फा सेल्स और बीटा इंटरकलेटेड सेल्स। अल्फा सेल जो होते हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपके जो H+ है वो ल्यूमन में जाता है और जो बाइकार्बोनेट है उनको क्या करते हैं, जनरेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं।
अगर अगर वो कहता है कि वो जनरेट ही ना कर सकें, अगर ये आपका जो H प्लस है वो सिक्रीट ही ना कर सकें, तो जो बॉडी है उसके अंदर जो जो H प्लस है वो क्या करे, बढ़ता चला जाए। ठीक है, अच्छा मैंने दो चीज़ों के ऊपर ब्रेक लिया, एक इसके ऊपर और एक पीछे था। अच्छा जी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो H प्लस का लेवल है वो क्या हो जाए, बढ़ता चला जाए। अब आपको पता है कि इसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1, 2 या 4। इसको ये नहीं पढ़ देना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसके पीछे भी बड़ी कहानी है। अच्छा जी, वो कहते हैं इनएबिलिटी ऑफ अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स टू एक्सक्रीट H प्लस एंड न्यू HCO3 इज जनरेटेड, नो न्यू HCO3 इज जनरेटेड विच लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपको पता है कि आपका जो डिस्टल नेफ्रॉन है, यानी कि जो आपके कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर आपके 3 सेल्स होते हैं, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक प्रिंसिपल सेल्स। अब ये क्या कर रहा होता है, ये आपके जो अल्फ़ा सेल्स जो H प्लस है वो उससे जो होता है वो ल्यूमन के अंदर फेंकता है, यानी कि ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए, और HCO3 के जो होता है वो क्या करवा रहा होता है, रीअब्जॉर्ब करवा रहा होता है। लेकिन अगर यही H प्लस एक्सक्रीट ही ना हो, एसिड और एसिड जो है वो बॉडी के अंदर आ जाए, तो उसकी वजह से क्या स्टार्ट हो जाती है, एसिडोसिस होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई टाइप 1 RTA इज इक्वल टू डिस्टल एसिड सिक्रीशन फेलियर। ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या कहता है, इसके यूरिन का जो pH है वो क्या हो जाता है, मोर देन 5.5। ठीक है, एसिडोसिस है तो जो यूरिन का pH है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट क्या है, ऑलरेडी एसिडोटिक। लेकिन किडनी के जो H प्लस ल्यूमन है, उस जो H प्लस ल्यूमन है वो नहीं भेज सकती, यानी कि जो किडनी H प्लस ल्यूमन है वो नहीं भेज सकती। तो डिस्पाइट सिस्टेमिक एसिडोसिस जो यूरिन है वो प्रॉपरली जो होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक जो होता है वो नहीं होता। अब पेशेंट जो होता है उसके अंदर जो सीरम पोटाशियम वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कम। अब कम क्यों होता है इसके अंदर, क्योंकि जो डिस्टल नेफ्रॉन है जब उसका डिस्फंक्शन होता है तो वो आयन की जो सी हैंडलिंग सही तरीके से नहीं करवाती, जिसकी वजह से जो आपका पोटाशियम है वो भी अब क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, टाइप 1 इज इक्वल टू हाइपोकलीमिया। काजेस क्या हो सकती हैं, एम्फोटेरासिन बी टॉक्सिसिटी। एम्फोटेरासिन बी क्या है, विच इज़ एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक न्यूरोपैथी, कंजेनिटल अनोमलीज, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ऑटोइम्यून डिजीज या एसएल, यानी कि जितनी भी डिजीज़ होती हैं, ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर आपकी जो साइट है उसके अंदर उसके अंदर आपको डिफेक्ट देखने को मिले, कि जो आपकी डिस्टल न्यूरॉन है या इंटस्टिशन है वो डैमेज हो रही हो, आपकी जो नेफ्रॉन है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, या आपकी जो इंटस्टिशन है उसको जो है वो डैमेज करें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें जो है वो बॉडी के अंदर एसिडोसिस करवा रही होती हैं। हमने एसोसिएट किस चीज़ से करना है, एसोसिएट विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट किडनी स्टोन्स। क्यों? ताकि जो आपके जब आपका ब्लड जो है वो ज़्यादा एसिडोटिक होता है तो बॉडी के अंदर जो है बोन है, बोन से बफरिंग जो होता है वो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम फॉस्फेट की हैंडलिंग है ना वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जब कैल्शियम और फॉस्फेट की हैंडलिंग अफेक्ट होती है तो साथ ही जो यूरिन है वो क्या हो जाता है, अल्कलाइन रहती है इस कंडीशन के अंदर। तो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से आपको, कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा होने की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहे होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो टाइप 1 RTA इज इक्वल टू स्टोन्स। अब आपने टाइप 1 को किस तरीके से याद रखना है कि आपका जो टाइप 1 है वो आपका एसिड को बाहर नहीं निकाल सकती, एसिड को बाहर आउट नहीं कर सकती, तो एसिड आपका बढ़ गया। यूरिन की जो pH है, यूरिन की pH वो क्या होगी, ज़्यादा। पोटाशियम क्या हो गया, कम। कैल्शियम स्टोन्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एसिड स्ट्रक इनसाइड, यूरिन जो होता है वो एसिडिक, और स्टोन जो होते हैं वो बनना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आ जाती है आपकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल ये आपकी लेट डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल जो आपके सेल्स पड़े होते हैं उनके ऊपर, और ये आपकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के ऊपर सेम वही है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें भी डिफेक्ट हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल का, SO3 रीअब्सॉर्ब नहीं होती, उसकी जो है वो ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाती है यूरिन के अंदर, और आपकी जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो होता है वो ना ज़्यादा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज टाइप 2, एंड टाइप 2 इज इक्वल टू बायोकार्बोनेट वेस्टिंग। यूरिन कैन एसिडिफाइज बाय अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स इन कलेक्टिंग डक्ट। मैंने पीछे पढ़ा है कि हमारे जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होते हैं, वो आपके H प्लस सेल्स को जो होता है वो यूरिन के अंदर जो होता है वो उन्होंने फेंकना होता है, बट नॉट एनफ टू ओवरकम इंक्रीज SO3 एक्सक्रीशन। यानी कि आपकी जो सी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से इतनी बाइकार्बोनेट वेस्ट हो रही होती है कि उनके ओवरलोड की वजह से जो सा वो ब्लड है वो क्या हो जाता है, एसिडोसिस जो होता है वो हो जाता है।
ठीक है। और आपकी जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर जो है वो उसकी जो वो वर्क कर रहा होता है वो क्या हो रहा होता है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमली बाइकार्बोनेट जो होता है वो आपको बाइकार्बोनेट ही आपका रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता है, उसकी वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाइकार्बोनेट आगे ट्यूब्यूल्स की तरफ जो होता है वो जा रहा होता है। इसके अंदर आपकी जो यूरिन की पीएच है वो आपकी कम होती है, ठीक है, बिकॉज जो प्लाज्मा है उसके अंदर आपका SO3 जो होता है वो फॉल कर जाता है, ठीक है ना, एंड इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा वो कहता है डिक्रीज 5.5 व्हेन प्लाज्मा SO3 बिलो रिड्यूस एब्जॉर्प्शन थ्रेशोल्ड और इंक्रीज 5.5 व्हेन फिल्टर्ड SO3 एक्सीड्स रीअब्जॉर्प्टिव थ्रेशोल्ड। यानी कि अगर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो बाइकार्बोनेट जो सा होता है आपका यूरिन के अंदर जो सा होता है वो जा रहा होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है, अब ये क्या है, बेस है ना, तो वो क्या होता है, यूरिन अल्कलाइन होती है, ठीक है, अल्कलाइन। तो उसकी जो पीएच होती है वो लेस देन क्या कर रही होती है, जब बाइकार्बोनेट लोड ज़्यादा होता है तो पीएच क्या कर रही होती है, मोर देन 5.5। लेकिन अगर आपका जो प्लाज्मा जो है अगर फिल्टर्ड हो जाए बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का जो सा लोड है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसकी वजह से जो डिस्टल नेफ्रॉन होती हैं उसके अंदर जो है वो एसिडिफिकेशन जो होता है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और वो जो है अब सारी बात है SO3 कम और बाइकार्बोनेट जो होता है वो प्लाज्मा की तरफ जब आ रहा होता है तो उसकी वजह से आपका जो H+ है वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से जो यूरिन है उसकी पीएच ज़्यादा हो जाती है, एसिड ज़्यादा हो जाता है और पीएच जो होता है वो क्या कर जाती है, 5.5। तो टाइप 2 के अंदर जो यूरिन पीएच है वो वेरिएबल होती रहती है, डिपेंड अपॉन कि बाइकार्बोनेट ज़्यादा जा रहा है या H+ ज़्यादा जा रहा है। फेनकोनी सिंड्रोम में क्या होता है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जब अफेक्ट हो रहा होता है तो उसके अंदर जितने भी आपके आयंस होते हैं वो रिलीज हो रहे हैं यूरिन के अंदर, उसे हम कहते हैं फेनकोनी सिंड्रोम। मल्टीपल मेलोमा, मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक काज होते हैं, वो मल्टीपल मेलोमा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके अंदर आपने याद रखना कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज या इनहिबिटर्स वही SO3 कि आपका अगर नहीं बन रहा तो कि SO3 जो है H+ के साथ मिलकर H2CO3 नहीं बना रहा और कार्बन हाइड्रेज की मदद से क्या बना होता है, H2+ CO2। फिर क्या कहते हैं, ये आपका जो है वो ल्यूमन के अंदर जाता है, वहाँ पे भी आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें ना हो तो उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो है वो देखने को मिल रहा होता है। तो टाइप 1 जो होता है उसका यूरिन जो होता है हाई रहता है, और टाइप 2 के अंदर जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, जो यूरिन है उसके अंदर जो होता है वो आपकी एसिडिटी है वो आपकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड कर रहा होता है SO3 के ऊपर। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर आपका पोटाशियम का लेवल। पोटाशियम जो होता है इसके अंदर आपका जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका बाइकार्बोनेट जब लॉस हो रहा था तो जो सोडियम डिलीवरी है डिस्टली, बाइकार्बोनेट कम, ठीक है, बाइकार्बोनेट कम, सोडियम की डिलीवरी कम, क्योंकि आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड डैमेज होता है और सेकेंडरी चेंजेस की वजह से आपका जो है वो आपकी पोटाशियम की जो है वो वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे बात है, जब पोटाशियम ही प्रॉपर्ली तरीके से अपने पंप को यूज़ नहीं करेगा, सोडियम पोटाशियम ATPase पंप को, तो उस वजह से भी आपका जो पोटाशियम है वो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, इन दोनों में टाइप 1, ये मैं थोड़ा बोर, मतलब मैं कब से पढ़ा रहा हूँ तो मैं शायद इस वजह से शायद इसको सही डिलीवर नहीं कर पा रहा, लेकिन आप सिर्फ इसको 2x में देख लेना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इन दोनों के अंदर हाइपोक्लेमिक कंडीशन होती है, बस ये याद रख लेना। इंक्रीज ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स इन फेनकोनी सिंड्रोम, वो ये है कि फास्फेट आपका सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होता। अब टाइप 4 है, उसके अंदर क्या होता है, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म और अल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस, यानी कि आपका जब हमारी बॉडी के अंदर जो टाइप 4 है उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि, एक मिनट, इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि जो आपका अल्डोस्टेरोन है उसकी क्या हो रही होती है, रेजिस्टेंट होती है। जब अल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंट होती है तो उसकी वजह से आपका पोटाशियम भी जो होता है वो रिटेन हो जाता है, H+ की जो है ऑक्सीडेशन भी कम हो जाती है और बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, एसिडोसिस। किन रीज़न की वजह से, कि जो अल्डोस्टेरोन को नॉर्मली काम क्या हो रहा होता है कि आपकी जो सोडियम उसकी रीअब्जॉर्प्शन, अब जब हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म या अल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो सी है बॉडी है उसके अंदर जो सोडियम है उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है ना। आपकी जो पोटाशियम है वो अगर रिअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो पोटाशियम जो होता है वो क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहा है, H+ जो है वो ज़्यादा आ रहा है और बॉडी जो है वो एक्सिडोसिस हो रही है। अब हाइपरक्लीमिया लीड्स टू द डिक्रीज अमोनिया सिंथेसिस इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लीड्स टू द NH4+ सेक्रेशन, यानी कि अगर हाइपरक्लीमिया प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो है वो अमोनिया की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, लेकिन अगर एल्डोस्टेरोन में प्रॉब्लम आ जाए तो इट में लीड्स टू द हाइपरक्लीमिया। जब हाइपरक्लीमिया होगा तो अम्यूनोजेनेसिस जो होता है वो डाउन हो जाती है, NH4 की जो एक्सक्रीशन है वो नहीं होने देती, जिसकी वजह से एसिड है, एसिड की एक्सक्रीशन है वो कम हो जाती है एंड इट में लीड्स टू द एसिडोसिस, ठीक है। H+ आयन की एक्सक्रीशन नहीं होगी तो H+ बढ़ता जाएगा और एसिडोसिस हो जाएगी। टाइप 4 में जो पोटाशियम वो वेरिएबल होता है, ठीक है ना, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही है कि इट इज़ अ हाइपरक्लीमिक मेडिएटेड डिक्रीज अमोनियम एक्सक्रीशन, तो दैट्स वाई पोटाशियम जो होता है इसमें वेरिएबल होता है, ठीक है। बाकी वो कहता है कि
डिक्रीज एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन, डायबिटिक हाइपोरेनिज्म यानी कि आपका रीनन कम रिलीज हो रहा हो, एस इनहिबिटर्स, एआरपीज, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आप यूज़ कर रहे हो या एनएसएड्स यूज़ कर रहे हो, इन सारी कंडीशन के अंदर जो होता है वो क्या होता है, हाइपरइंसाइक्लोफॉस्फोरिन एड्रेनल इंसफिशिएंसी, इन सारों के अंदर आपकी जो होता है वो आपको क्या हो रहा है, सोडियम की रिटेंशन नहीं हो रही होती, हाइपरक्लीमा हो जाता है, सोडियम H+ की जो है एक्सक्रीशन नहीं होती, यानी कि पोटाशियम और H+ आपको जो होता है वो ज़्यादा हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से एसिडोसिस होने के चांसेस जो होता है वो ज़्यादा होते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, इनहिबिट हो रहा है, जिसकी वजह से पोटाशियम बढ़ता जा रहा है। अब पोटाशियम क्या कर रहा है, आपके NH3 के पोटाशियम को कम, NH3 कम, अमोनिया भी कम। अब इसकी वजह से आपकी जो अंदर बॉडी के अंदर जो H+ है वो ज़्यादा, ठीक है ना। अब ये कम, तो जब NH3 कम होती है तो आपके अंदर जो ट्यूब्यूल से आपका ब्लड के अंदर आपका H+ वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो एट द एंड सिर्फ आपने ये याद रखना है बिटवीन टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 कि टाइप 1 के अंदर जो टाइप 1 है उसके अंदर जो आपका डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट्स जिनके ऊपर अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स हैं, इसके अंदर आपकी जो एसिड है, एसिड सिक्रीशन फेलियर हो जाता है। जब एसिड सिक्रीशन फेलियर होगा तो उसकी वजह से जो यूरिन की पीएच है वो ज़्यादा हो जाएगी, पोटाशियम कम हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स जो होते हैं वो डिफेक्ट हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है आपका टाइप 2। टाइप 2 के अंदर आपने सेम वही है कि आपका प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल डैमेज होता है, आपका बाइकार्बोनेट जो होता है वो आपका वेस्ट हो जाता है, इसके अंदर पोटाशियम जो होता है वो फिर लो हो जाता है, यूरिन की जो पीएच है वो वेरिएबल कर रही होती है बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट। इसके अंदर फैनकोनी एसोसिएशन देखने को मिल रही होती है आपको, ये जो नोट्स हैं उसके अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। टाइप 4 है, टाइप 4 के अंदर जो होता है वो आपको जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर आपका जो है वो रेजिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं हाइपर एल्डोस्टेरोन को हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म पढ़ रहा हूँ और मुझे मेरा माइंड ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा खैर, एल्डोस्टेरोन कम या रेजिस्टेंट, चलो मैं रेजिस्टेंट तो आपको बता देने कि रेजिस्टेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो यूरिन का पीएच है वो वेरिएबल कर जाता है। हाँ, पोटाशियम जो है वो इसके अंदर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सोडियम जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो उसकी वजह से पोटाशियम जो होता है वो हाई हो जाता है। इसके अंदर डायबिटिक एनीमिया भी, हाइपो एनीमिया जो है वो देखने को मिल रही होती है क्योंकि अमोनिया को जो है वो भी नहीं एक्सक्रीट होने देता, ठीक है। पेशेंट जो एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूज़ कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी सारी बात है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंजियोटेंसिन ही वर्क करेगा आपका आगे, एंजियोटेंसिन 2 भी रिलीज नहीं होगा, या रीनन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो आपके एंजियोटेंसिन 1 को 2 के अंदर चेंज नहीं करेगा, ठीक है, या उसके रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे या वो कन्वर्ट ही नहीं होगा। इसके अलावा केस स्पेयरिंग डायरेटिक्स यूज़ करने से आपका जो पोटाशियम है वो बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, या NH4 की एक्सक्रीशन जो होता है वो कम कर देता है, ठीक है। दिस इज़ इट, हमारी फिजियोलॉजी एंड हो गई है। ऑलमोस्ट 10 पेजेस और पढ़े हैं और हमारी पैथोलॉजी भी खत्म हो जाएगी, यानी कि 2 दिन के अंदर हमारी पैथोलॉजी और फार्मा इंशाल्लाह हम एंड अप कर लेंगे होपफुली। थैंक यू सो मच।